नाज़रीन आदाब, कुछ लम्हे फुर्सत के प्रोग्राम में आप सभी का खैर मकदम है। नाज़रीन, एक औरत की जिंदगी में बड़ा बदलाव तब आता है जब वो माँ बनती है। घर की खुशियाँ बच्चे की खिलखिलाहट और मासूमियत से होती हैं और दो बाला हो जाती हैं। वालिदैन के लिए उनका बच्चा उनकी मुकम्मल कायनात होता है, लेकिन अगर वही बच्चा अपनी ही एक दुनिया बना ले और इमेजिनरी वर्ल्ड में तन्हा घूमता रहे, ना किसी से बात करे, लोगों से कतराए, नजरें चुराए, खामोश रहे, तो कभी दूसरे बच्चों से मुख्तलिफ बर्ताव करे, तो जरा रुकिए, ठहरिए और सोचिए, कहीं ये ऑटिज्म तो नहीं। जी हाँ नाजरीन, आज अपने इस शो पर हम बात करेंगे ऑटिज्म से जुड़ी हुई, जिसे अगर एक्सपर्ट की माने तो एक अवस्था यानी कि कंडीशन कहा जाएगा, ना कि ये कोई मर्ज है। तो आज इस बेहद सेंसिटिव टॉपिक पर बात करने के लिए हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं हमारी एक्सपर्ट जो कि डॉक्टर हैं। उनका तारुफ हम आपसे करवाते हैं। तो आइए खैर मकदम करते हैं डॉक्टर शेफाली गुलाटी का। आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है हमारे शो में। डॉक्टर साहिबा, सबसे पहले तो हम आपसे यही जानना चाहेंगे, ये जो ऑटिज्म है, जैसे कि मैंने कहा कि एक कंडीशन है ना कि मर्ज, और ये एक्सपर्ट्स का भी कहना है, तो आम फहम में लोग इसे कैसे समझें? ऑटिज्म एक न्यूरो डेवलपमेंटल अवस्था है जिसमें सामाजिक आभाव यानी सोशल इंटरैक्शन और संचार यानी कम्युनिकेशन में गुणात्मक हानि होती है। इन बच्चों में कुछ रिस्ट्रिक्टिव रिपीटेटिव पैटर्न्स और बिहेवियर ऑफ इंटरेस्ट होते हैं, मतलब कुछ दुरावनीय व्यवहार होते हैं और कुछ फिक्स्ड रुचि होती हैं जिसके ऊपर वो फोकस करते हैं। कईयों में सेंसरी इश्यूज होते हैं। सेंसरी इश्यूज मैंने जैसे साबुन को स्मेल कर लेना, या अगर आसपास कोई आवाज़ नहीं आ रही फिर भी कान पे हाथ रख लेना, या कभी दूसरों के बालों को हाथ लगाना, उनको फील करना होता है टेक्सचर के लिए। तो ये सारे जो है प्रॉब्लम जो है ये सारे मिलके ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर में देखा जाता है। ये बच्चों में जनरली या ज़्यादा देर से बोलना शुरू करते हैं या कभी बोलना शुरू करके वो भूल भी जाते हैं। तो बेसिकली इवन फर्स्ट 6 मंथ्स में हम इसको सस्पेक्ट कर सकते हैं। अगर 6 महीने का बच्चा और जिसकी सुनवाई ठीक है अपने नाम को नहीं रिस्पॉन्ड कर रहा है, या 1 साल पे टाटा बाय बाय नहीं कर रहा है, या 16 महीने पे एक मीनिंगफुल शब्द नहीं बोल रहा, या जो बेबी 24 महीने पे 2 मीनिंगफुल शब्द नहीं बोल रहा, या जैसे मैंने बताया कोई शब्दावली आई है और चली गई है। और कई बार ऐसी रुचियाँ होती हैं जैसे कि टॉयज को, खिलौनों को एक लाइन पे लगाना, कई बार चॉकलेट्स के रैपर्स को इकट्ठा करना, ट्रक का जो पहिया है, जो स्पिनिंग चीजें उनको पसंद होती हैं, बाकी बच्चों के बीच में बैठ के खेल रहे हैं लेकिन अपने आप ही खेल रहे हैं। तो तो ये सारी जो चीजें हैं ये मिलाकर जो इश्यूज हैं वो ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर में आते हैं। जी जी, आपने बताया कि इसकी क्या अलामात है, क्या सिम्टम्स हैं। जो आपने बताया है सही बताया, क्योंकि वालिदैन को कई मर्तबा ये पता नहीं होता कि उनके बच्चे को ऑटिज्म है। वो समझ ही नहीं पाते शुरुआत में कि ये बच्चे का जो बिहेवियर है, ये बर्ताव है, ये इतना अलग क्यों है। अच्छा, हम ऑटिज्म की बात कर रहे हैं डॉक्टर शेफाली, तो हम पहले गुजरे ज़माने में देखें तो हम भी बच्चे थे, तो हम गली मोहल्लों में जब खेला करते थे तो अक्सर कोई एक बच्चा ऐसा होता था जो अलग थलग है, सबके साथ इन्वॉल्वमेंट उसका नहीं है, तो हम अक्सर क्या कहते थे यार ये तो मस्त है, या फिर इसका जो है दिमागी जो तवाज़ुन है वो ठीक नहीं है। क्या ये ऑटिज्म ही हुआ करता था? और आज यानी जदीद दौर में जब हम नज़र दौड़ाएं तो ये केसेस, ये मामलात इतने ज़्यादा बढ़ते चले जा रहे हैं, या तो पहले बेदारी की कमी थी और अब बेदारी कुछ कहीं ना कहीं है। ऐसा है कि जो बच्चे, कई बार हमने देखा है कि पहले जो
कई कई टर्म से बोला जा रहा है कि जो अपने में ही रह रहे हैं, कई बार रिजर्व बोलते हैं, पेरेंट्स भी बोलते हैं कि हाँ थोड़ा रिजर्व्ड है, स्कूल जाएगा, घुलने मिलने लगेगा तो ठीक हो जाएगा। और जो कई बार लेट बोलते हैं तो उसमें भी पेरेंट्स, जनरली पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स या दादा दादी नाना नानी बोलते हैं कि हम माँ बाप भी देर से बोले थे तो ये भी बोलना देर शुरू कर देगा, तो थोड़ी इग्नोर हो जाती है, लगता है कि सब ठीक हो जाएगा। पर ये हमें देखना है कि जो मैंने आपको जैसे पहले लक्षण बताए थे, और ये सब में आपको एक पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजिस्ट या डेवलपमेंटल पीडियाट्रिशियन या पीडियाट्रिशियन को दिखाना है, क्योंकि ऑटिज्म हो सकता है। और ये तो अभी ये भी बोला जा रहा है कि अभी ठीक है, अर्ली 19th सेंचुरी के अंदर ये डायग्नोसिस बनना शुरू हुआ, और जो पहला पर्सन जिसको ऑटिज्म डायग्नोसिस हुआ था, डोनाल्ड गैरी ट्रिपेट, वो अभी 85 प्लस की उम्र में उनका देहांत हुआ 2023 में, और वो बैंकर थे। उन्होंने ग्रेजुएशन की और बैंकर थे, और 65 साल बैंक में काम किया और अच्छी सी खुशहाल जिंदगी बिताई। तो बेसिकली हमें देखना है कि ऑटिज्म है, कॉमन है, और एक्चुअली इसका प्रेवलेंस बढ़ रहा है, सिर्फ इंक्रीज अवेयरनेस या जागरूकता की वजह से नहीं, उसके बहुत ज़्यादा है। पहले जो पिछले 25 साल में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में 312% बढ़ा है, 312% बढ़ा है ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर का जो प्रेवलेंस है इन द लास्ट 25 ईयर्स। तो उसके अंदर ये पहले भी हमारे यहाँ इंक्रीज अवेयरनेस है, अवेयरनेस की वजह से, जागरूकता की वजह से, जो पहले आप नोटिस नहीं कर पा रहे थे, पर 1990 से पहले और उसके बाद वाले जो पेशेंट्स के जिससे हम कंफ्यूज कर सकते थे, उसका नंबर देखा है तो बड़ा है। और जो पिछले साल यूएसए का फिगर है 1 in 36, हिंदुस्तान में जो हमारा प्रेवलेंस फिगर है, हमने वो शोध किया था 2011 में, इनक्लेन स्टडी, जिसके अंदर 1 in 89 बच्चों को 2 से 9 साल की उम्र में ऑटिज्म था, पर वो जो स्टडी हमने की थी 2011 में की थी। तो प्रेवलेंस एक्चुअली बढ़ रहा है। WHO ने ओवरऑल एस्टिमेट 1 in 100 का दिया है फ्रॉम ओवरऑल इन द वर्ल्ड। धीरे धीरे बदलाव आ रहे हैं, जो ऑटिस्टिक बच्चे हैं उनकी जिंदगियों में भी बदलाव आ रहे हैं, वो आगे चलकर एक रोशन मुस्तकबिल मतलब बना सकते हैं अपना, आम एक बच्चे की तरह, आम लोगों की तरह। अच्छा, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, जैसे कि जाहिर सी बात है कि पहला स्कूल कह लें या जो होता है वो बच्चे के लिए उसका घर ही होता है। जाहिर सी बात है ये जो भी कंडीशन है ऑटिज्म की, वो घर से ही पता चलती है पहले वालिदैन को, जब बच्चे में ये सिम्टम्स आने शुरू होते हैं, और फिर जब डॉक्टर की तरफ रुजू करते हैं तो ये कंफर्मेशन भी हो जाता है कहीं ना कहीं। तो क्या किसी तरीके की थेरेपीज हैं या टेक्निक्स हैं जो पेरेंटिंग में काफ़ी मतलब हेल्प कर सकती हैं ऐसे बच्चों के लिए? हमें ये देखना है कि जब भी हमें कभी भी डाउट लगता है तो आप कंसल्ट करेंगे, तो इसके जो डायग्नोसिस के लिए कोई फैंसी टेस्ट नहीं होते हैं, आपसे सवाल कुछ पूछते हैं और ऑब्जर्वेशन करते हैं। तो ये आपको समझना, ये गलत फहमी नहीं होनी चाहिए कि कोई फैंसी टेस्ट चाहिए। तो सिर्फ आपसे सब टूल्स होते हैं, सोशो कल्चरल सेंसिटिव टूल्स होते हैं, जो हमारी सोसाइटल नॉर्म्स के हिसाब से है, हमारे बने हुए वैलिडेटेड टूल्स हैं, हम लोगों ने भी बनाए हैं, उसके ऐप भी है, पर वो प्रोफेशनल्स के लिए, उससे डायग्नोस होता है। उसके बाद जो मेन स्टे थेरेपी का है, ट्रीटमेंट का जो मेन स्टे है, वो बिहेवियर इंटरवेंशन होता है, जो बहुत प्रकार की बिहेवियर इंटरवेंशंस होती है, जैसे ABA होता है, और साथ में हम लोग स्ट्रक्चर टीचिंग, सेंसरी इंटीग्रेशन, बहुत सारी जो भी परेशानियां आ रही हैं बच्चे में, उस हिसाब से इंडिविजुअलाइज करके बनाया जाता है, पर वो मेन स्टे रहता है। लेकिन कुछ कंडीशंस में, कुछ सिचुएशंस में इसमें कुछ दवाइयों का रोल रहता है फॉर सम टाइम। जैसे कि बच्चे को अगर मिर्गी हो रही है, एंड एक चीज़ हमें देखना है, या एग्रेसिव ज़्यादा हो रहा है, या हाइपर एक्टिव है, या इनअटेंशन है, या जब सुला रहे हैं तो वो देर से सो रहा है, तो ये सारी कंडीशंस के अंदर हो सकता है कि आपको दवाई के लिए प्रिस्क्रिप्शन दे, लेकिन वो कुछ समय के लिए होता है, वो पर्टिकुलर कंडीशंस के लिए। एक और इम्पॉर्टेंट है पेरेंट्स के लिए जानना कि इसका बच्चे जो ऑटिज्म के हैं उसमें साथ में एसोसिएटेड कोमॉर्बिडिटीज होती हैं। हमने 1874 बच्चों का अपना डेटा एनालाइज करा, उसमें देखा है कि 80% में कोमॉर्बिडिटीज होते हैं, जैसे कि आपको बताया था हाइपर एक्टिविटी, मिर्गी का प्रॉब्लम, स्लीप ऑनसेट लेटेंसी, देर से सो रहा है, या कुछ खान पान में प्रॉब्लम होती है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम में प्रॉब्लम हो रही है, उनके सिम्टम्स हैं। तो ये सारी चीज़ें अगर देखेंगे नहीं, इवैल्यूएट नहीं करेंगे, उसके ऊपर उसका इंटरवेंशन नहीं करेंगे, तो पूरा बच्चे का होलिस्टिकली इम्प्रूवमेंट नहीं होता है। तो ये ध्यान रख के हमारे को डॉक्टर के पास जरूर ही जाना है। ये नहीं है कि लग रहा है तो सिर्फ थेरेपिस्ट से दिखा लिया और थोड़ा सा टाइम कर दिया, ऐसे नहीं।
डॉक्टर शेफाली, आपने जो वसवसा और कश्मकश वालिदैन की बताई है वाकई में होती है, तो इससे ही जुड़ा हुआ एक सवाल मेरा ये है कि अगर वालिदैन है और उनका बच्चा ऑटिस्टिक है तो क्या है, किस स्टेप के हिसाब से, मतलब पहला कदम क्या होना चाहिए, दूसरा क्या होना चाहिए, तीसरा क्या होना चाहिए, या फिर उस बच्चे की जो टीचर है उसका क्या रोल होना चाहिए, इस पर भी ज़रा रोशनी डालें। एक तो आगे चलने से पहले एक चीज़ समझिए कि ऑटिज्म 4.5 गुना ज़्यादा लड़कों में देखा जाता है लड़कियों से, और अभी का ये समझना है। दूसरा ये है कि जब हम लोग जब पेरेंट्स को पता चला है कि ऑटिज्म है तो सबसे पहले डिनायल में जाते हैं। डिनायल मतलब है वो 10 डॉक्टर के पास जाएंगे कि कोई एक जना बोल दे कि उसको ऑटिज्म नहीं है। और जब आपको पता है कि परेशानी है और हमें व्यवहार में तो दिख ही रही है, हमें डायग्नोस्टिक लेबल या टर्म से कुछ नहीं करना चाहिए। जो बच्चे की परेशानी है उसके लिए जो इंटरवेंशन बताई जा रही है वो करनी है, जो बिहेवियर इंटरवेंशन होती हैं, और वो जितना जल्दी शुरू करें उतना ही बच्चे के लिए बेटर रहता है। एक तो आपको लर्न टू एक्सेप्ट तो है कि डिनायल से हटके एक्सेप्ट करें। नंबर 2 है ये समझने की जरूरत नहीं, आप बहुत अच्छे पेरेंट्स हैं, ऐसा नहीं है कि कोई चीज़ आपने नहीं की या कोई चीज़ ऐसी है जो गलत हो गई जिसकी वजह से उसको ऑटिज्म है। ना माँ बाप की कोई गलती है ना बच्चे की कोई गलती है जिसकी वजह से उसको परेशानी है, तो गिल्ट नहीं रखें। नंबर 3, उसको एक्सेप्ट करके आप आगे बढ़ें। जैसे इंटरवेंशन बताया है, सिर्फ थेरेपी सेंटर्स में ले जाके थेरेपी देने से फ़ायदा नहीं है, आपको उसको पूरी अपने डेली शेड्यूल में उसको बनाना है। एक शेड्यूल बनाना है जिसमें ये सारी चीज़ें इनकॉर्पोरेट होनी है। और ये मत सोचिए कि ये इसको परेशानी है तो ये चीज़ें रेक्टिफाई होंगी, उनको सही करेंगे। हमें सिर्फ एडजस्ट और अडाप्ट करना है और उनको जैसे सीख रहे हैं वैसे सिखाना है। जैसे कि इन बच्चों में मुंह से इंस्ट्रक्शन हम वर्बली बोलते हैं, उसकी बनिस्बत विजुअल क्यूज देंगे तो उनको समझ ज़्यादा आएगा। उनका एक प्लानर सा बना के, पूरा शेड्यूल का पिक्टोरल प्लानर बना के दीवार पे लगा के या नोट उनका बोर्ड में लगाएंगे तो दे आर मोर कंफर्टेबल। तो उसी हिसाब से जैसे वो सीखते हैं उनको सिखाना है और उनके मैक्सिमम पोटेंशियल तक लेके जाना है। मैक्सिमम पोटेंशियल तक लेकर जाना है, बिल्कुल सही फरमाया आपने डॉक्टर शेफाली कि अक्सर हम ये देखते हैं कि ऑटिस्टिक बच्चों के जो वालिदैन हैं वो ये सोचते हैं कि हम तो थेरेपी सेंटर पर लेकर जा रहे हैं, बस सारा काम उनका है, वो सिखाएं, खुद से उनके कोई एफर्ट्स नहीं होते हैं, जबकि बिल्कुल गलत है। क्योंकि थेरेपी सेंटर्स की बात अलग है, जहां आप ले जा रहे हैं उसको वो सीख रहा है, लेकिन घर में भी उतना ही आपको सिखाना है, उन पर उतना ही ध्यान देने की ज़रूरत भी है। अगर बात करें यहाँ पर वालिदा की, डॉक्टर, जो माँ होती है वो सबसे करीब होती है अपने बच्चे की, तो उस वालिदा ने उस माँ के सामने कौन कौन सी वो चुनौतियाँ पेश आती हैं, परेशानियाँ दरपेश आती हैं, जिन्हें वो पार करके एक अपने बच्चे को जो ऑटिस्टिक है उसको एक नॉर्मल जिंदगी दे सकती है? एक तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि हमें ये फैमिली सेंट्रिक करना चाहिए। ये नहीं है कि मॉम सेंट्रिक, माँ के ऊपर सेंटर नहीं होना चाहिए। ये जो परेशानी है जो बच्चे में उसको हल करने के लिए सारी फैमिली को सपोर्ट करना चाहिए, चाहे वो उसमें जॉइंट फैमिली है, चाहे हस्बैंड वाइफ ही है, पर मतलब सिर्फ अकेला। जनरली मैंने देखा है कि अब मैं को 35 साल से पेशेंट से ऑटिज्म के देख रहे, तो कई बार देखा है कि मदर्स को बोलते हैं नौकरी छोड़ के घर बैठो बच्चे को ही देखो। तो उसमें हमने देखा है कि हमारी 80% मदर्स क्लिनिकली डिप्रेस हो जाती हैं आफ्टर सम टाइम। उसका हमारा पेपर भी पब्लिश हुआ है, उसमें क्लिनिकली डिप्रेस मीनिंग नॉट फीलिंग लो, सिर्फ थोड़ा सा लो फील करना नहीं है, एक्चुअली डिप्रेशन में जो साइकाट्रिक डायग्नोस्टिक है। तो इसलिए पेरेंट्स को मैं जब काउंसलिंग करती हूँ तो यही बोलती हूँ कि आपको एक एज अ फैमिली बच्चे को सपोर्ट करना है, ना कि सिर्फ मॉम को। क्योंकि क्या है कि मदर के ऊपर घर का भी सारा होता है, जिसको साथ में अगर जॉब भी छोड़ के बैठ गए हैं लेकिन घर का भी सारा है, बच्चे का भी सारा डाला है। तो देखो जब हमारे बच्चे को प्रॉब्लम है तो हमारे को उसका बहुत ज़्यादा दुख होता है, सदमा होता है। लेकिन अगर मदर वो 24 घंटे में उसी सदमे में है तो ऑब्वियसली क्लिनिकली डिप्रेस्ड हो ही जाएंगे। तो अगर जब हम काम करते हैं तो उसके अंदर थोड़ा सा हमारा माइंड रिजुविनेट होता है। तो इसलिए मदर्स को ये बोलते हैं जो वर्क कर रहे हैं थोड़ा टाइम का सबैटिकल लो, छुट्टी लीजिए 6 महीने 9 महीने, उसके बाद टाइमिंग कम कर दीजिए पर जॉब करिए साथ में, तभी आप अच्छी तरह उसके लिए हेल्थ आपकी, अगर मेंटली आपका हेल्थ अच्छा रहेगा, आपको फिजिकली भी हेल्थ अच्छा रखना है, मेंटली भी रखना है, तभी आप अपने बच्चे की प्रॉपरली उसके आगे बढ़ा सकेंगे। और जो ये सारी चीज़ें जैसे आपको बताई जाती है, उसका पूरा शेड्यूल बनाना, उसकी थेरेपीज को इनकॉर्पोरेट करना शेड्यूल में एज अ फैमिली करना है। तो मदर्स को ये समझना है कि वो कि कैसे एक एक चीज़ पे आगे जाना है। और थेरेपी सेंटर के से जब भी जा रहे हैं तो होम बेस्ड प्लान भी लेना है कि घर में क्या करना है, और घर में अगर कुछ हम नहीं करेंगे तो
आगे वो थेरेपीज का एज अच्छा, सच ये सेंटर घर में फाइल है। आपने कहा होम मेड प्लान्स, तो Yeah. थोड़ा इस पे भी आप रोशनी डालें कि पूरे जो घर के लोग हैं वो कैसे उस बच्चे को इन्वॉल्व रख सकते हैं अपने साथ, क्योंकि इमेजिनरी वर्ल्ड में वो जीने लगता है, तो वहां से खींच के लाना, खुद के साथ इन्वॉल्व करना, उसके लिए क्या क्या उसको काम दिए जाएं, क्या इन्वॉल्वमेंट्स उसकी रहें। एक्चुअली ये है कि अभी बच्चे के साथ आप इंगेज करिए, उनके साथ एक्टिविटीज़ करिए, तो वो सारी हम गाइड करते हैं। एक्चुअली अगर आपको रिसोर्स मटेरियल चाहिए इसके बारे में, तो हमारी एक वेबसाइट है www.ped मतलब बच्चा, PED पीडियाट्रिक्स, न्यूरो इज ब्रेन NEURO, pedneuroaims.org, pedneuroaims.org। उसमें पेरेंट्स कॉर्नर है, उसमें काफ़ी सारे रिसोर्स हमने हिंदी और इंग्लिश में पेरेंट्स के लिए काफ़ी सारी न्यूरोलॉजिकल और न्यूरो डेवलपमेंटल कंडीशंस के बनाए हैं, जिसमें से ऑटिज्म की बहुत बुक्स हैं। उसके अंदर हमने बनाए हैं बुकलेट जिसमें आपको इंटरवेंशन जो घर में कैसे, घर में अवेलेबल चीज़ों के साथ, खिलौनों के साथ उसको कैसे इंगेज कर सकते हैं, वो सारा उसमें दिया है ताकि आप उसको इन्वॉल्व करके करिए। बहुत खूब डॉक्टर शेफाली, वाकई बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही बेहतरीन आपने ये मैसेज दिया है कि वाकई ये जो कंडीशन है ऑटिज्म की, इसमें किसी की कोई गलती ही नहीं है, ना माँ की, ना बाप की, ना घर में किसी और की, ना खासकर उस बच्चे की बिल्कुल गलती नहीं है। उसे सपोर्ट की ज़रूरत है, सिंपैथी की बिल्कुल ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो भी एक आम जिंदगी बसर कर सकता है अपने मुस्तकबिल में। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमें इतनी अहम जानकारी फराहम करने के लिए। साथ ही हम आपसे ये भी कहेंगे कि अगली बार हम आपको फिर से जहमत देंगे और कोई और मौजू हमारा रहेगा जिस पर हम आपसे जानकारी हासिल करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। तो चलिए नाज़रीन, कुछ लम्हे फुर्सत के प्रोग्राम में चलते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ, जिसमें हम आपको दिखाएंगे एक मोटिवेशनल स्टोरी। दिल्ली हुकूमत में स्पोर्ट्स कोटे से डिप्यूटी डायरेक्टर के ओहदे पर अपने फराइज को अंजाम देती ये खातून कोई मामूली खातून नहीं है। सिंपल सी दिखने वाली लेकिन कारनामे बहुत दिलचस्प और सबक आमोज है। यकीनन आपको ये महसूस हो रहा होगा कि ये खातून है कौन, तो चलिए मैं बताती हूँ। ये है आशा अग्रवाल। जी हाँ, ऐसा नाम जिन्होंने 80 की दहाई में हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि गैर मुमालिक में भी धूम मचाकर रख दी। दुनिया के बेशतर मैराथन में हिस्सा ले चुकी आशा अग्रवाल ने न सिर्फ मैराथन जीता बल्कि उसे रिकॉर्ड के साथ अपने नाम किया, जिसके कई रिकॉर्ड आज भी उनके नाम पर दर्ज हैं। दिल्ली रियासत से ताल्लुक रखने वाली आशा की फैमिली की माली हालात अच्छे नहीं थे, लेकिन पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छी होने की वजह से आशा के वालिद ने उनका बहुत साथ दिया, जिसका नतीजा ये हुआ कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के दौलत राम कॉलेज में दाखिला मिला। पढ़ाई लिखाई के साथ साथ आशा का इंटरेस्ट कॉलेज लेवल की दौड़ में शुरू हुआ। यहीं से शुरू हुआ आशा की कामयाबी का सफर। पहले कॉलेज, फिर यूनिवर्सिटी और उसके बाद स्टेट जीता। बाद में मैराथन में हिस्सा लिया और चैंपियन बनी। आपके ही किचन में छुपे हैं कई राज जो मुख्तलिफ अमराज को जो है वो क्योर कर सकते हैं, यानी कि घरेलू नुस्खों पे हम आएंगे अपने इस प्रोग्राम के जरिए। अगर आप अंडा खाने के शौकीन हैं, तो लाजमी आपका नाश्ता बिना अंडों के मुकम्मल ही नहीं होता होगा। फिर चाहे वो ऑमलेट की शक्ल में हो या फिर हाफ फ्राई या बॉयल एग, अंडे की हर डिश होती इतनी जायकेदार है और फिर इसमें भरपूर प्रोटीन भी तो होता है। लेकिन खाने में जितना अच्छा ये लगता है, बाद में परोसे गए बर्तनों में उतनी ही खराब स्मेल भी आ जाती है। और कभी कभी तो बर्तन धोने के बाद भी ये महक बर्तनों में रह ही जाती है। तो चलिए आज हमारा ये नुस्खा आजमा कर देख लीजिए कि कैसे ये महक बर्तनों से कोसों दूर भाग जाएगी। अंडा खाने के बाद आप चाय तो जरूर पीते होंगे ना, तो बस इसी चाय को छानने के बाद जो गीली बची हुई पत्ती रह जाती है, उसको फेंकने के बजाय इन बर्तनों पर अच्छी तरह से मल लें। फिर बर्तन को पानी से धो लें। फिर देखें अंडे की महक कैसे छू मंतर हो जाती है। फिर इसके बाद एक बार साबुन से भी बर्तन को जरूर धो लें, जिससे वो पूरी तरह से साफ हो जाए।
तो नाजरीन, कैसा लगा आपको आज का हमारा ये शुमारा? कुछ लम्हे फुर्सत के ये प्रोग्राम, इस शो के जरिए हम आप तक पहुंचाते हैं वो जानकारियां जिनके तई आप बेदार नहीं हैं। खास तौर से जो खवातीन हैं वो कैसे अपनी जिंदगी को बेहतर से बेहतरीन बना सकती हैं, हमारी यही कोशिशें और काविशें रहती हैं। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। अगली मर्तबा फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए अपनी मेजबान को दीजिए इजाजत। आदाब।